है और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, जी इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये इंटेरोगेशन जो फिल्म है Z5 पे आएगी 30th को, है ना, 30th ऑफ मई। और मैंने बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी वेब, बहुत सारे टीवी शोज़ बनाए, आप जानते हैं। ये सबसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा थ्रिलर है जो कभी किसी ने देखा नहीं है। उसका रीज़न है कि आपने बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज़ देखी होंगी, तो मर्डर मिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है कि हर इंसान ये सोच रहा होता है कि भाई मैंने नहीं मारा, मैंने, एक मर्डर होता है और हर कोई बोलता है मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। फिर एक पुलिस ऑफिसर आता है और इन्वेस्टिगेट करता है और फाइनली सॉल्व करता है। लेकिन इसमें क्या है कि कत्ल हुआ है, मारा किसी एक ने है, लेकिन चार लोग सस्पेक्ट हैं और चारों बोल रहे हैं मैंने मारा। तो ये सबसे डिफरेंट है इस फिल्म का। यूएसपी है कि अब पुलिस ऑफिसर कंफ्यूज हो गया है कि भाई ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने मारा, और चारों चारों बोल रहे हैं मैंने मारा, लेकिन मारा किसी एक ने, तो मारा किसने, ये आपको देखने को मिलेगा 30th में इंटेरोगेशन Z5 पे। मनु, जी आपकी डेब्यू फिल्म है, कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के रिलीज के लिए? क्या नर्वसनेस है इस चीज को लेके? और जब आपने पहला टेक दिया था इस फिल्म को लेके, तो क्या थोड़े से नर्वस थे? क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग थी, वो अगर ऑडियंस को बताया आप हमारे। मैं तो अभी भी नर्वस हूँ बट फर्स्ट टेक जब दिया था तो मैं यशपाल सर के साथ था एंड आई स्टिल रिमेंबर कि शुरू शुरू की एक झिझक होती है कि आप इतने बड़े दिग्गज कलाकार के सामने बैठे हो और परफॉर्म कर रहे हो। तो जो भी आप एक्टिंग स्कूल्स में या कहीं अपनी ट्रेनिंग में सीखते हो, वो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और जब आप पर्दे पे ऑन स्टेज ऑन कैमरा इन फ्रंट ऑफ हज़ारों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे होते तो उसमें इन द मोमेंट होना मेरे लिए बड़ा ही शुरुआत में कठिन था। बट क्योंकि यशपाल दा इतने जेन्युइन कलाकार हैं और उनके साथ खेलने में मुझे इतना मज़ा आया, सॉरी, कि वो इन द मोमेंट मैं धीरे धीरे शॉट 1 शॉट 2 टेक 1 2 करते करते आई जस्ट बिकेम वेरी रिलैक्स्ड। तो हाँ। किरदार के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं और क्या क्या तैयारियां की थी आपने, क्योंकि डेब्यू है, क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा तैयारी की थी आपने किरदार निभाने से पहले? जी बिल्कुल, मैं दिल्ली में था और जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे इंस्पेक्टर का रोल मिला गया है और जिस तरीके का कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर मैं बोलूँगा ना ही ब्लैक है ना ही वाइट है, और ये बड़ा ही ग्रे शेडेड कैरेक्टर है। और इसके लिए मुझे देखना था कि मैं कहाँ से किसी असल इंसान से इंस्पायर हो सकता हूँ कि नहीं। अगर नहीं हो सकता तो मैं अपने लिए ऐसी कैसी रिसर्च कर सकता हूँ जो मुझे इन रियलिटी इस तरीके के किरदारों को इंट्रोड्यूस कराने में मदद करे। तो मैं दिल्ली में था, मैं एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन एक थाने में गया था मैं, और पुलिस वाले सारे बैठे हुए थे सामने, और मैं चुपके से एक कोने में ऐसे कुर्सी पे बैठा हुआ था और मेरे साइड में एक इनकाउंटर्ड क्रिमिनल बैठा हुआ था। तो उसको देखता और मैं इन सारे पुलिस वालों को देखता और फिर मैं इन्हें देखता, फिर मैं सारे पुलिस वालों को देख रहा हूँ। तो मेरे लिए मैं ऐसा लगा कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं बस वहाँ हूँ और मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एज एन ऑब्जर्वर मैं बस सबकी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ रहा हूँ। उसका बॉडी लैंग्वेज, वो पुलिस वाला ऐसे बात कर रहा है, हाँ भाई तो तुम कहाँ थे, तो वो उसको ऐसे देख रहा है। वो क्रिमिनल ऐसे बैठा हुआ है, सर मैं तो सर वहाँ पे था, सर बस आई थी, ऐसे करा था, हमारे साथ 4 लोग थे। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ग्राउंडेड था, क्योंकि हम फिल्मों में देखते हैं और फिल्मों के कैरेक्टर्स से हम इंस्पायर होते हैं, तो हम उसको एग्जैजरेट करने की कोशिश करते हैं या फिर ड्रामेटाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उसमें ह्यूमैनिटी ढूंढनी थी इस कैरेक्टर में, जो कि मुझे पुलिस स्टेशन में मिली, जो कि मुझे मैं बहुत सारे लाइव कोर्ट्स में जा के मैंने एक्चुअल हियरिंग सुनी, और वहाँ पे मतलब इतना नॉर्मल था। मैंने बोला इसको मैं कितना अंदर ले सकता हूँ और कितना ग्राउंडेड बना सकता हूँ इस कैरेक्टर को, वो मेरी प्रेपरेशन थी। फिर थोड़ा खाना वाना, थोड़ी डाइट छोड़ा, फास्टिंग करी, और फिर अपने आप को एकांत में रखने की बहुत कोशिश करी मैंने। मानसिक तरीके से मैं इस कैरेक्टर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऊपरी परफॉर्मेंस और प्रेपरेशन करना आपके लिए इतना आसान होता है, बट जो मेंटल एक प्रेपरेशन होती है उसके लिए एक अलग सा ही आपको डिस्टेंस करना पड़ता है दुनिया से। वो मुझे लगा कि ये मैंने बड़े ही गंभीरता से करा। पीयूष जी, आपसे जानना चाहूँगा, जो है फिल्म को आप ओटीटी पे रिलीज करें, ये एक सेफ ऑप्शन है ना कि थिएटर में? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। थिएटर में इन दिनों आपने सुना ही होगा कि फिल्में नहीं चल रही है, तो क्या यही रीज़न था कि आपने ओटीटी को चुना फिल्म के लिए, ना कि थिएटर को? नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं मानता हूँ, क्योंकि बेसिकली हमने बनाई ये थी ओटीटी के लिए, हमने कभी थिएट्रिकल ये फिल्म सोची नहीं थी। क्योंकि मुझे लगता है कि हर फिल्म का एक जोन होता है, हर फिल्म का एक सही तरीका है उसको रिलीज़ करने का। कि और हमें लगा हमेशा से ये कहानी, क्योंकि थ्रिलर थी और डिफरेंट जोन में थी, तो हमें लगा हमेशा से कि इसके लिए ओटीटी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो थिएट्रिकल तो कभी सोचा ही नहीं था इस फिल्म के लिए। और मनु,
मन्नू कैसे आए ऑन बोर्ड उसके बारे में कुछ बताइए, और अगर थोड़ा सा अगर आपकी जर्नी के बारे में, इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं आप, 25 से ज़्यादा फिल्में की है आपने, थोड़ा सा अगर जर्नी के बारे में भी शेयर करें हमारी ऑडियंस को। तो पहले अगर मैं जर्नी बताऊं तो मेरी पहली फिल्म 2013 में थी, राजधानी एक्सप्रेस, जिसमें हमने लिएंडर पेस को लॉन्च किया था। जिम्मी शेरगिल, प्रियांशु चटर्जी, गुलशन ग्रोवर, काफ़ी अच्छे कलाकार थे, और वो मैंने फिल्म को प्रोड्यूस की थी। तो वहाँ से लेकर अभी तक हमने कुछ 25 प्रोजेक्ट, जिसमें टीवी, फिल्म, वेब सब इंक्लूड है, सिर्फ फिल्म ही नहीं। वेब सीरीज़ में अगर आपने देखा होगा, रक्तांचल मेरी एक बहुत ही सुपरहिट वेब सीरीज़ रही। फिर शिक्षा मंडल, जिसमें गौहर खान, गुलशन देवैया, पवन मल्होत्रा, वो अगेन बहुत सुपरहिट सीरीज़ रही, जो व्यापम स्कैम के ऊपर थी। तो ऐसे हमने काफ़ी टीवी शोज़, वेब सब किए, और अराउंड अभी तक 150 के ऊपर एड्स हमने कर लिए। तो टचवुड एक हर जोन में अगर आप देखेंगे कि फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही, कि हर जोन में हमने काम किया है, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे इमोशनल ड्रामा हो। तो अभी तक की तो जर्नी टचवुड बहुत अच्छी रही, और अभी कुछ 2 बड़ी फिल्में हैं जो मैं और आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। तो यही मेरी जर्नी है, और अगर और कुछ इसमें आप जानना चाहें तो बताएं। मन्नू मन्नू कैसे आए ऑन बोर्ड इस हाँ, फिल्म के लिए? तो सबसे पहले तो मैं मन्नू के बारे में बताऊंगा कि मुझे सबसे अच्छा जो मन्नू में लगा, कि आजकल आप बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं, ये बहुत कमर्शलाइज हो गए हैं। कमर्शलाइज इन द सेंस, हर कोई ये सोचता है कि यार मैं इस इंडस्ट्री में ग्लैमर और इन सब के लिए आया हूँ। बहुत कम लोग हैं, खासकर इस जनरेशन के जो लोग हैं, जो एक्टिंग में फोकस करते हैं। मैं बहुत सारे न्यू कमर्स को मिलता हूँ, और मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि न्यू कमर्स को मैं लॉन्च करूँ, क्योंकि मैं जब आया था तो मैं भी एक स्ट्रगलर था। जब यहाँ पर आया तो वो जर्नी मैंने खुद अपने दम पे खड़ी की है। तो मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि जो मैंने मुश्किलें सही, वो जो नए न्यू कमर्स हैं उनको ऐसी मुश्किलें ना आए। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे उस बात का होता है कि बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर वो पैशन बचा है। हर कोई पैसा बनाने आता है, कोई ग्लैमर के लिए आता है, लेकिन एक्टिंग, परफॉर्मेंस उनके लिए हमेशा लास्ट में होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले होनी चाहिए। और इसी आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा सारे न्यू कमर्स को, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, कि प्लीज़ 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 आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करिए, क्योंकि एट द एंड वही आपको आगे लेके जाएगी। लुक्स जो भगवान ने दे दिए वो दे दिए, आप मेंटेन रखिए, आप जिम जाइए, फिट रहिए, सब करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको अपनी परफॉर्मेंस पे देनी है, जो मन्नू देता है। इसलिए मुझे उसके अंदर वो पैशन दिखा, क्योंकि मन्नू की सबसे खासियत बात यह है कि उसको सिर्फ एक्टिंग करनी है, उसको और कुछ दुनियादारी से पड़ी नहीं है कि वो दुनिया क्या बोल रही है, कोई क्या कर रहा है। और ऐसे लोग ही हमेशा, एक होता है ना कि इतिहास रचते हैं। तो मुझे तो मन्नू पे बहुत विश्वास है, और अगर वो इसी लगन के साथ यही करता रहा, और इसी पैशन के साथ पूरा फोकस करता रहा, और एक्टिंग पे फोकस करता रहा, तो आई थिंक मन्नू आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे काम करता हुआ दिखेगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और साथ में एक मन्नू की और मैं खासियत कहना चाहूँगा कि मन्नू बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही जेन्युइन, और एक होता है ना एक अच्छी आत्मा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। ये भी मैं औरों को भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा कलाकार बनना है तो आपको एक जेन्युइन इंसान बनना पड़ेगा, तभी आप लोगों के इमोशंस को समझ पाएंगे, जो मन्नू के अंदर है। तो बहुत सच्चाई और ईमानदारी है इसके अंदर, और मैं दिल से चाहूँगा कि ये बहुत आगे जाए लाइफ में। मन्नू आपके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की। जैसे सर ने कहा कि जो है एक्टिंग को लेके आप बहुत फोकस्ड हो, तो बताइए कि एक्टिंग की ये जर्नी कब से स्टार्ट हुई? क्या आपने कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किया था इससे पहले, या फिर कब से आपने सोचा कि अब जो है एक्टिंग की तरफ जाना है मुझे? मैं 3 से या 5 साल की उम्र का था, और जैसे स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ऐसे ही मैंने भी उसमें भाग लिया, और मम्मी ने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की कॉस्ट्यूम पहना दी, और वो मैं पहन के दाढ़ी वाड़ी लगा के, कान में कुंडलियाँ लगा के मैं बैक स्टेज खड़ा हूँ, और मैं अपनी लाइनें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसे करके बोलेंगे, वैसे करके बोलेंगे, थोड़े एक वॉरियर स्टाइल से। और ये मैंने पीयूष सर को भी ये कहानी बताई थी, और ये बहुत ज़ोर से हंसे थे। तो सामने से मेरे एक ना बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी बच्ची प्रिंसेस के कॉस्ट्यूम में गुजरी, और मैं उसको तो मैं कॉस्ट्यूम पहन के छत्रपति शिवाजी महाराज का, और उसमें मैं स्टेज पे गया। स्टेज पे जाते ही सब मैं भूल गया, एक्चुअल में भूल गया लाइनें क्या हैं ये वो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी लाइनें क्या है। फिर मैंने सोचा कि 2 सेकंड सांस ही ले ले भाई। सांस लेके फिर मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्हें सोचा, याद किया, और फिर अचानक से ऐसे तलवार पे मेरी हाथ गई, और जैसे बच्चा 2-3-4 साल का बच्चा है, तो मेरे मुंह से लाइनें निकली, जो कि अब तक मैं उसको सोच के हंसता हूँ कि जहाँ, और छोटा बच्चा है, तो जहाँ नालियों का सामान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं ऐसे करके। और फिर सब तालियां बजा रहे हैं, सारे शोर गुल हो गए, एकदम पागलों की तरह हंस रहे लोग। और मैं सोचा मैंने तो एक वॉरियर की बहुत खतरनाक लाइन बोली है। मैं स्टेज से उतरा, मेरी मम्मी ने मेरा कान पकड़ के, क्या बोला तूने? नारियों का सामान क्या होता है ये? तो मैंने बोला नहीं, बाबा बोलते थे नारियों का सामान क्या? नारियों का सम्मान जहाँ होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो वो एक तरीके से मेरे लिए शुरुआत थी।
उसके बाद मैं जो वो फीलिंग आई ना मुझे स्टेज पे आने के बाद, मतलब कि मैं कुछ और बन के, कुछ और फील करके अपने अंदर की भावनाओं को निकाल सकता हूँ और उससे सामने वाला महसूस कर सकता है कि मैं क्या, किस चीज़ के थ्रू गुज़र रहा हूँ। वो मेरे लिए ऐसा था कि ये मुझे अब ज़िंदगी भर यही करना है, मैं मरते दम तक यही करूँगा चाहे जो हो जाए। पीयूष सर, कैसे सिलेक्शन हुआ मन्नू का, उस बारे में कुछ बताइए। जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो सिलेक्शन ऐसा था, एक्चुअली हम कोई नया चेहरा ही देख रहे थे इस रोल के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा से एक मोटो रहता है कि मैं कोशिश करूं जितने नए नए कमर से उनको मैं लॉन्च करूं या ब्रेक दूं। तो अब बड़ी मुश्किल थी क्योंकि रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और मेन रोल है, और इसमें इतने सारे शेड्स से इतनी सारी वैरायटीज़ थी, तो इतना आसान नहीं था सिलेक्शन करना। तो हमने सब जगह ऑडिशंस रखे। हमने कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स को बोला कि भाई दिल्ली से भी देखो, हिमाचल से भी देखो, अलग अलग जगह से देखो, इस तरह का हमारा कैरेक्टर ब्रीफ है और इस तरीके से हमको चाहिए। तो बहुत टाइम हो गया था, महीना 1.5 महीना बीत गया, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। बहुत सारे ऑडिशंस देखे, सब देखा, लेकिन वो परफॉर्मेंस दिख नहीं रही थी। फिर एक दिन मैं लकीली, हम लोग यहीं ओल्ड महाड़ा में ऑडिशंस कर रहे थे और मैं लकीली उस दिन वहीं पर था। तो सब चल रहा था, बड़ा फ्रस्ट्रेशन था, कोई मिल नहीं रहा था। तो अचानक से एक लड़का दिखा मेरे को जिसकी मूछें लगी हुई थी। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये इस तरह का कैरेक्टर ही मैं सोच रहा था, बट अब पता नहीं परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या होगी, देखते हैं। तो ये भाई साहब आए, तो हमने कहा चलो भाई एक ऑडिशन करते हैं। तो ये शायद कुछ फ्रस्ट्रेशन थे, बहुत मतलब बहुत टाइम से ऑडिशन कर रहे थे और इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था शायद, जो मुझे बाद में पता चला। पर फ्रस्ट्रेशन इनके उस चेहरे पे दिख रहा था। एक होता है ना कि हाँ चलो ऑडिशन ही तो दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसने एक ऑडिशन दिया, तो उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, और मुझे एक फील आया कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, पर ये शायद मेंटली उतना फाइन नहीं लग रहा है अभी। तो मैंने इसको बुलाया, मनु को, मैंने बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू है? कह रहा सर इतने सारे ऑडिशन दे दिए, कुछ होता तो है नहीं। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं सोचते, जब आपका समय आता है तो चीज़ें भी अपने आप होती हैं, आपको अपना कर्म करना है, अच्छी मेहनत करनी है। तो तुम एक दिल से अच्छा ऑडिशन करो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिख रहा है मेरे को, पर तुम अपना 100% दे नहीं रहे हो। तो उन्होंने बोला ऐसी बात है सर, मैं देता हूँ फिर। तो इसने आधा 1 घंटा लिया, पता नहीं क्या मेहनत करके आया, कितना क्या ये अंदर से करके आया प्रिपरेशन। उसके बाद जो इसने ऑडिशन दिया है ना, तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं सरप्राइज़ हो गया कि आज की जनरेशन में भी इतनी डेप्थ वाले एक्टर्स हैं और इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। फिर वहाँ से हमारा सीरीज़ शुरू हुआ, हमने सीरीज़ ऑफ ऑडिशंस रखे, आगे लुक टेस्ट किया, सब किया, और फाइनली हमको हमारा एक्टर मिल गया। और सर ये भी जानना चाहूँगा कि फिल्म को 2 साल डिले किया गया, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या रीज़न था, क्योंकि लास्ट ईयर शायद नहीं, ये थोड़ी सी आई थिंक गलत इन्फॉर्मेशन है। 2 साल कभी भी डिले नहीं हुई। हम 30 अगस्त को आई थिंक रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन उसमें हुआ क्या, जब मैंने पिक्चर देखी पूरी ना, तो मुझे ऐसा लगा क्रिएटिवली थोड़ी और बेटर हो सकती है। और आप लोगों को अगर मेरा रिकॉर्ड पता है तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ कहानी पे, इमोशंस पे, और किस तरह से शूट हुई है सब। तो हमने कुछ 3-4 दिन का और पैच वर्क किया, जो मुझे लगा कि शायद होना चाहिए। तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हुआ, और वो डिले होने के कारण थोड़ा पोस्ट डिले हुआ। तो आई थिंक 5-6 महीने हम डिले हुए हैं, ज़्यादा नहीं। और फिर फाइनली इस बार हम 30 मई को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ, देखिए कहानी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी हम जनता, देखिए एट दी एंड इस बिज़नेस की भगवान एक ही है, वो जनता। उनको अगर मज़ा नहीं आएगा तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसलिए वो क्रिएटिवली थोड़ा उसमें चेंजेस करना था, वो किया, और फाइनली अब आपके सामने आएगी। राइट। और लास्टली हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि क्या यूएसपी है, उनको क्यों देखनी चाहिए इंटरोगेशन। देखिए सबसे बड़ी यूएसपी जो मैंने आपको पहले भी बोली, ये इसकी कहानी, हर फिल्म की कहानी उसकी यूएसपी होती है। अगर कहानी में वो दम नहीं है तो आई थिंक कोई यूएसपी का मतलब ही नहीं है। तो उसी तरीके से इस फिल्म की भी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि ऐसा थ्रिलर जो आपने नहीं देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हर कातिल बोल रहा है मैंने मारा, और फाइनली आपको एक ऐसा सस्पेंस दिखेगा जो हम अभी रिवील नहीं करेंगे ऑब्वियसली, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और वही उसका सबसे बड़ा यूएसपी है। मानो आप कुछ कहना चाहेंगे आपके ऑडियंस को। ये मेरी पहली फिल्म है, तो ये फिल्म मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है, और इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का पैशन जो कि अब तक मेरे रगों में बह रहा है, ये मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके ये लोग इस फिल्म को देखें, और इससे कनेक्ट हो ना हो, बट फिल्म देख के सोचें कि इतनी सारी फिल्मों में, सेम जॉनर में भी कई तरीके की कहानियाँ आई हैं, पर इस जैसी कहानी अब तक क्यों नहीं आई है। और इसीलिए हमने इंटेरोगेशन बनाई, सर ने बनाई, और मेरा इसमें बड़ा ही छोटा रोल है, हालांकि एज अ लीड हूँ, बट मेरे हिसाब से जब मैंने कहानी पहली बार पढ़ी तो मेरे हिसाब से कोई हीरो ही नहीं है इस कहानी का, सारे कैरेक्टर्स हीरो हैं और कहानी सबसे बड़ी हीरो है। करेक्ट।
अब मैं देखिए, इसी से मैं सॉरी बीच में कट कर रहा हूँ, इस ये जो लाइन इसने बोली है इसी से आपको इसका व्यक्तित्व समझ में आ रहा होगा। इसने लीड रोल किया है फिर भी ये बोल रहा है कि मैं इसमें हीरो नहीं हूँ। तो यही ग्राउंडनेस, यही हम्बलनेस हर एक्टर में होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी कहानी को अच्छे से पोर्ट्रे कर पाओगे। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा एक डायरेक्शन के बारे में अगर कुछ बताएं आपकी जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम? देखिए, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अजॉय वर्मा राजा, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इंसान हैं। और मैं जैसे बोलता हूँ कि हमारी, क्योंकि टीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी फिल्म के लिए, प्रोड्यूसर ने अगर सही टीम इकट्ठी कर ली तो उसका 90% काम हो जाता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके डायरेक्टर, जो हमेशा हम कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं उनको। और वो इतने अच्छे इंसान हैं, जैसे अगेन मनु पैशनेट है, वैसे ही वो भी उतने ही पैशनेट हैं। कहानी पे फोकस करते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई फालतूगिरी नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, और कैसे हर सीन को कितना सुंदर और खूबसूरत बनाना है उस पर वो वर्क करते हैं। अगर आपने उनकी फिल्म देखी होगी निराली करके, मोहनलाल साहब के साथ फिल्म बनाई थी उन्होंने मलयालम में, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन फिल्म थी। तो बहुत ही फोकस्ड आदमी है, मेहनती आदमी है, और हमेशा हर फिल्म को एक इम्पॉर्टेंट तरीके से देखते हैं और पूरा फोकस करके उस फिल्म को बनाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।